इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जिंदा तालियां हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। सल्यूट है सर, आपको सल्यूट है। चाल सोनिए पिंड बोले चले जिने नाल सोनिए लैंड लोड मुंडा लैंड नाल जुड़े बस हवा विच। नमस्कार, आज बात करेंगे हम फिर से ऊना की। ऊना का एक सितारा जो आज इंडियन आर्मी में चमक रहा है। बात करेंगे वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो कि इंडियन आर्मी में हवलदार का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। इनका जन्म ऊना के विधानसभा क्षेत्र के पड़ते गांव जखेड़ा में 8 फरवरी 1996 को राजकुमार, इनके पिताजी का नाम राजकुमार है और माताजी का नाम बख्शो देवी है, जिनके घर में इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1996 को। अपनी मेहनत के बल पर आज ये सितारा इंडियन आर्मी में चमक रहा है। तो आइए आज आपकी बात करवाएंगे वीरेंद्र कुमार से, जिन्होंने कई मुकाम हासिल करने के उपरांत आज इन बुलंदियों को छुआ है और ऊना जिले का नाम जो है वो रोशन किया है। सितारे की जिसने ऊना जिला का नाम जो आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया है, वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की ओर से इनका स्वागत करता हूं। वीरेंद्र जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, यहां तक आप पहुंचे और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहते कि आपका जो जीवन है, जो आपके बारे में हमें जानकारी हमने जुटाई है, तो काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है। तो ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ थी जिनको आप पार करने के उपरांत आज यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू सर आपका, और थैंक यू मेरे ऋषि भाई जी का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया आपके सामने, मतलब अपने हिमाचल के सामने रूबरू होने का। और पहले मैं अपने बारे में कुछ डिटेल आपको जो आपने पहले से जो जोड़ रखी है उसकी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। जी, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं हिमाचल प्रदेश जिला ऊना, मेरा गाँव का नाम है जखेड़ा और मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरे पापा जी का नाम है श्री राजकुमार जी और मदर का नाम है श्रीमती बख्शो देवी। मेरी 2 सिस्टर है, रंजना और वंदना, जो कि लुधियाना और यहीं पे मतलब फतेहपुर में मतलब जिनकी शादी हुई है। और मैं बिल्कुल लो परिवार से संबंध रखता हूँ। तो मेरा करियर की शुरुआत हुई थी नंगल से, मेरे गुरुजी से, नरेंद्र भैया और लम्बू भाई, जो कि पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे ही ये सीखा था। तो वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, आज से कोई कम से कम 10 साल पहले मैंने उनसे गुण हासिल किया था। तो उन्होंने मतलब कम से कम 70 लड़कों के सामने मेरे सर पे हाथ रख के ये बोला था कि किसी टाइम में ये लड़का बहुत चमकेगा। उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद फिर मैंने सोचा था कि शायद मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना कभी गति नहीं होती। तो जो फिर मैंने उनसे सीखा था तो उनको मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ और मेरे 4 ब्रदर थे, जिनकी डेथ के बाद 5वां मैं हूँ। तो घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। पापा भी आर्मी रिटायर है वैसे, तो आप लोगों को पता ही आजकल महंगाई के ज़माने में आदमी पेंशन में भी कितना गुजारा कर सकता है। फिर उसके बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम किसी सरकारी जिम में जाके एक्शन प्रैक्टिस करता। तो नंगल जहाँ सेक्टर में जिम है वहाँ पे, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ पर मंथ का यानी कि फीस होता था। तो मैं पापा मना करते थे कि नहीं जाना है, कि इतना डाइट का खर्चा नहीं कर पाएगा। तो मैं घर अपना स्कूल की जो फीस होती थी उसमें से कुछ पैसे बचा के तो मैं वहाँ पे फीस जमा करवा के खुद जो गुरुजी ने बताया वो प्रैक्टिस करता था। तो कम से कम 6 महीने मैं वहाँ पे रहा। तो उसके बाद वापस फिर मैं नंगल जो भैया का जिम था वो वहाँ से उठा के उनके बड़े भैया ने हमारे महलपुर में MID DA पब्लिक स्कूल वहाँ पे रखा था। तो मैं वहाँ पे कम से कम 2 महीने रहा। 2 महीने रहने के बाद फिर ऊना में जो फर्स्ट टाइम जिम खुला था स्पोर्ट्स सेंटर हेल्थ क्लब, जो उम्मीदपुर रोड पे है सुविधा पैलेस के बगल में, तो मैं वहाँ पे मेरे को एज ए ट्रेनर जॉब मिली। तो मैं उस टाइम में 5000 रुपये महीने का मतलब जो गुजारा था उस पर मतलब खाता था।
फिर धीरे धीरे मैं ये क्रेज़ जिसे कहते हैं एक पागलपन बनता गया। और जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि गुरु के बिना गत नहीं है, तो मैंने अपने दिमाग को ही अपना गुरु बना लिया। और धीरे धीरे ये मतलब जुनून बढ़ता गया। और जो मैं लड़कों को ट्रेनिंग देना और पर्सनल ट्रेनिंग का कुछ पैसा आता था तो मैं उससे अपने डाइट का गुजारा करता था। तो फैमिली में कईयों ने यहाँ तक कह दिया कि यार ये अमीरों के शौक है, मतलब हम लोग गरीब नहीं कर सकते। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदे की एक दिन की डाइट 500 रुपये हो तो आप हिसाब लगा लो कि एक महीने की कितनी हो सकती है। तो मैंने कईयों का सुना भी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को लाइफ में आगे निकलना है, कुछ बनना है और कुछ ऐसा करके दिखाना जो हिमाचल में नहीं। और हिमाचल में जो सोचते हैं कि जो सिर्फ गरीब नहीं कर सकते, सिर्फ अमीर कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला कंपटीशन खेला था मिस्टर रोपड़ अपना 2004 में। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे विनर रहा, तो बहुत खुशी हुई। तो फर्स्ट टाइम मेरे को 2100 रुपया मिला, तो मेरे को बड़ी मतलब खुशी महसूस हुई कि हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम कहीं पे चैम्पियनशिप जीती और अपना एक वजूद बनाया है। तो जब मैं नंगल में कई बार सब्जी लेने या फिर कुछ लेने जाता तो लड़के वहाँ मिलते थे, फोटो करवाते, तो मेरे को बड़ी खुशी महसूस होती कि मेरा कुछ वजूद बना है और मैंने कुछ वो जो सोचा उसमें एक सीढ़ी पे पाँव रखा है। फिर धीरे धीरे मिस्टर पंजाब जीता जलंधर में, बाबा एसोसिएशन वालों का। तो उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा ही है, तो उन्होंने हाल ही में जितने भी पंजाब में के जो भी कॉम्पिटिशन होते थे वहाँ पे बुलाते थे मेरे को खेलने के लिए। तो मैं उनके अंडर कम से कम 2 साल रहा और 6 बार मिस्टर पंजाब जीता। फिर हिमाचल में फर्स्ट टाइम जो चैम्पियनशिप हुई थी कोटा साहब में, वो जीती। उसके बाद हमीरपुर में और अपना कांगड़ा नूरपुर में चैम्पियनशिप हुई थी। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे लगा मेरे को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इस चीज़ को मतलब एक प्रोफेशनली बना लिया अपना, कि अपना एक करियर बना लिया। फिर मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कितना पैसा जा रहा था और फैमिली प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो घर वालों ने देखा कि हमारा लड़का कुछ सही कर रहा है और कुछ करना चाहता है। तो फैमिली प्रॉब्लम तो थी मेरे को, पर कहते हैं ना कि माँ बाप की सपोर्ट के बगैर बच्चा कुछ भी नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद है तो वो कहते हैं ना कि अगर बच्चा नलायक भी है ना, तो वो उनकी तरफ देख के मतलब एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हाँ मेरे पीछे मेरे माँ बाप बैठे हैं, तो मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो जिक्र रखा, मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं। तो IBBF एसोसिएशन है अपनी लुधियाना में, उनके जो प्रेसिडेंट है पंजाब बॉडी बिल्डिंग के, उनका नाम है मोनू सब्रवाल। तो उन्होंने मेरे को फेसबुक पे देखा कि कोई हिमाचल का नया लड़का उभर रहा है, तो मैं हो सकता है कि इसको चांस देना चाहिए। तो उन्होंने, मेरा एक दोस्त था अभी वो कनाडा चला गया, इंद्रजीत सिंह सैनी, इंद्र सिंह उन्ना से है, तो उनके थ्रू उसने मेरे से बात की थी। उसने कहा कि IBBF में तेरे को चांस मिल रहा है, तो एक बार ट्राई कर, वहाँ पे देख कि तेरा क्या बनता है, ये नेशनल के लिए है। तो 2014 में मैं IBBF में 85 में फर्स्ट टाइम खेला था। तो मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए नेशनल से मेडल लेके आया था और फाइनल में चैंपियन बन के आया था, जो कि अभी तक हिमाचल में कोई नहीं बना, वो भी IBBF में। ये इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ऐसी है कि इसमें एक मेडल का एक पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर मेरी वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो वो दौर तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 6 महीने मैंने यहाँ पे कईयों के सामने नाक रगड़ा कि मेरे को चांस मिला है और मेरे को आगे भेजो। मैंने लेटर तक भी दिखाया, अनुराग ठाकुर जी हुए और कई हस्तियाँ हुई, अग्निहोत्री जी हुए, हमारे MLA साहब हुए, यहाँ तक कि बड़े बड़े पैसे वाले जितने भी यहाँ पे रीस बैठे सबसे मिला, पाँव तक हाथ लगाए। कम से कम 6 महीने मैंने बहुत रगड़ा लाया और मैं वो सपना मेरा टूट गया जिसे कहते हैं। फिर मैंने कम से कम 3-4 महीने ऐसे निकाले कि दारू के नशे में निकाल दिए कि मैंने यार छोड़ दूंगा ये, और छोड़ने के बाद मतलब बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि इस जो मेरा सपना था, जो मेरा मेन मोटिव था कि हिमाचल के लिए मेडल मारूं, और हिमाचल के खुद नहीं चाहते कि मैं आगे निकलूं, पर दिल में ये था कि नहीं, मेरे को थोड़ा आगे कुछ कोशिश करनी चाहिए। फिर मेरे पापा जी जो कि आर्मी रिटायर है वो भी, तो एक कहते हैं ना कि जो फौजी होता है वो तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि नहीं हो जाएगा। तो पापा मेरे ने कहा कि नहीं बेटा, एक बार फिर से ट्राई करना है और लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद 2014 के बाद फिर मैंने 2015 में दिसंबर में स्टी शुगर क्लासिक हुआ, जो कि अभी तक हिमाचल का बॉडी बिल्डर सिर्फ नाम सुनते आया उसका, उसमें टॉप 10 में 4th पोजीशन रही, जो कि आज तक पंजाब और हिमाचल में किसी की पोजीशन नहीं आई। फिर उसके बाद जब वहाँ पे हौसला वहाँ पे गया, तो वहाँ पे हमारे कमांड साहब RT के मुरली प्रसाद जी जो केला के रहने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का करने वाला अच्छा है, अच्छी बॉडी है, अच्छा कर सकता है ये। तो मैं खाना खा रहा था तो मेरे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे को पूछा कि बेटा कहाँ का रहने वाला है। तो मैंने उनको अपनी पूरी डिटेल बताई कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ तक खेला हूँ, क्या किया। तो उन्होंने कहा कि आर्मी में चलेगा
तो मेरे दिल में था कि शायद यहाँ पे भी वही बात है जो हिमाचल में बात हो सकती है। फिर मैं पापा को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मेरे एक फ्रेंड थे वहीं पे, राज भैया, जो मेरे साथ गए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को कहते हैं कि किसी के मुंह में सरस्वती पता नहीं कब आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि देख यार, तेरे को चांस मिला है तो चला जा, पीछे से मैं देख लूँगा, किसी को मत बताना है। मैंने उधर से बैग उठाया और मैं नासिक चला गया उन्हीं के साथ। तो हार्डली मैं 3 महीने वहाँ रहा। तो 3 महीने के बाद जो भी प्रोसीजर था सब कंप्लीट होने के बाद मेरे को उन्होंने ड्रेस, रैंक और फिर उन्होंने बता दिया कि आप भर्ती हो चुके हो, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो तो 20 दिन की छुट्टी जा सकते हो। पापा को पता चला कि ये कहीं टूर पे गया हुआ है, कोई कंपटीशन है, इसलिए नहीं आया घर पे। और मैंने बता भी यही रखा था सभी को कि मैं कहीं टूर पे हूँ, कहीं बाहर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता और शायद इसके बाद वर्ल्ड का टूर लग जाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी नौकरी मिल गई तो मैं घर में बता दूँ। जो मैंने पापा को बताया तो पापा गुस्सा करने लग पड़े। वो कहते यार तू कहाँ पे है, 3 महीने हो गए और तेरा कुछ पता नहीं, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें कुछ नहीं पता। फिर मेरे मामा जी के लड़के हैं सन्नी और मुकेश, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे अपनी अपना फ़ोटो भेजा वर्दी का। तो वो एकदम से चौंक के कि यार ये क्या हो गया, मतलब क्या सोचा था और क्या निकल गया, यानी कि एकदम से सरप्राइज़ हो गया। तो मैं भी एकदम से थोड़ा सा शॉक था कि यार मेरे लिए मतलब इतनी बड़ी भगवान ने सोच रखा था कि मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं इतना हो सकता हूँ। हालांकि मैंने उम्मीद छोड़ रखी थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि स्ट्रीट शूटर के क्लासिक के बाद मैं कोई कंपटीशन नहीं खेलूँगा, वो छोड़ दूंगा और छोटा मोटा जो मैं काम कर रहा हूँ वही करूँगा। तो कहते ना, अगर आदमी सच्चे दिल से मेहनत करे तो भगवान देखता है। हाँ ये है कि भगवान परीक्षा जरूर लेता है और देखता है कि सब्र कितना और मेरे पे कितना विश्वास रखता है। फिर जब मैं घर आया तो मम्मी पापा रोने लग पड़े, रोया तो मैं भी था, सिस्टर, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल जो भी था, जिनको पता चला वो घर पहुंच गया एकदम से। और सभी ने कहा कि यार मतलब सलूट है तेरे को कि तूने इतना बड़ा काम कर दिया और पता नहीं चला। फिर सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को उस टाइम हुई कि मैंने चलो ज़्यादा नहीं तो आधे से ज़्यादा काम कर दिया। माँ बाप की खुशी सबसे ज़्यादा यही होती है कि उनका बच्चा कामयाब होगा। तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता जब पापा ने ऐसे हाथ जोड़ के कह दिया, कहता बेटा 7 जन्म में भी तेरे जैसा ही बच्चा। वाकई जो आपने ये बात कही है, भावुक तो हम भी हो गए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी जो औलाद है, उसकी जो संतान है, वो कहीं ना कहीं कोई मुकाम हासिल करे। तो उसका कहीं ना कहीं आपने एक जीता जागता जो है उदाहरण पेश किया है। पर लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें हमें सुनने में आई हैं। सुनने में ये भी आया है कि जब आप एक मिडिल परिवार से हैं, लो कहूँगा मैं उसको, क्योंकि जो घर की कंडीशन आपकी हमें पता लगी, तो आपके पास चप्पल तक नहीं होती। तो उस दौर का कोई वाक्य अगर आपके जहन में हो तो ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। मैं जब 8वीं क्लास में था तो मेरे में एक गंदी आदत थी नशा करने की। तो जैसे बच्चे आजकल नई जनरेशन तो जिसे कहते हैं जैसे फैशन बना दिया कि जब तक मुंह में सिगरेट नहीं है तब तक कोई एक तरह से क्या बोलते हैं एक फैशन नहीं बनता। तो उस टाइम में क्या था, मैं जो स्कूल का जो पैसा होता था, जो कुछ भी था, तो मैं क्या करता था, नशा करता था। जैसे भांग पी लिया तो भांग भर के उसको सिगरेट में लगा के पी लिया। तो लास्ट टाइम में मैं कैसे पकड़ा गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ से जो मेन मोटिव शुरू हुआ, जो मेरी बॉडी बिल्डिंग का एक नया फर्स्ट मोड आया, वो ये था कि मैं नशा सिगरेट लगा रहा था और पीछे से पापा ने आके थप्पड़ मार दिया और देख लिया कि ये सिगरेट पी रहा है। जब पापा ने खुद सिगरेट पी थी तो उसने कहा इसमें तो नशा भरा हुआ है। तो मम्मी पापा रोने लग पड़े कि यार जैसे हमारे 4 लड़के थे, हमारे 4 लड़के जो मर गए, इससे तू भी मर जा। और 4 भाई बैठे ऐसे रो रहे थे, मेरी पिटाई भी हुई। फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी वही रास्ता अपना रहा हूँ जो दूसरे लोग अपनाते हैं, मतलब फिर उनमें और मेरे में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं है। बात भी सही पापा ने कही कि यार बेटा तू मतलब नशे कर रहा है, तू आगे जाके हमारे लिए सिरदर्दी रहेगा, इससे अच्छा तू पहले ही मर जा। उनके लिए किसी का एक ही बच्चा हो, एक ही लड़का हो जिसपे माँ बाप को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, और वही बेचारा गलत रास्ते में जाए और माँ बाप को पता चले तो वो क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि यार आगे जाके बुढ़ापे में हमारे पे बोझ बनेगा, हम इन पे इस पर थोड़ी बोझ बनेगा। तो ये मेरा सबसे पहले जो मेरा जिसे कहते हैं करियर का सबसे बड़ा मोड़ था, जहाँ से मैंने कुछ सीखा। अब आ जाती है आप चप्पल की बात। तो 8वीं क्लास में मेरे पापा को लगा कि ये सुधरेगा तो नहीं है, तो रूपसी होटल है, आरटी मेरियल है मैथपुर में, मैं वहाँ पे कम से कम छुट्टियों के टाइम में 1-1.5 महीने की जो गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मैं वहाँ पे बर्तन साफ करता था। तो वहाँ पे क्या था, जो मेरा मालिक था उस टाइम में, तो वो क्या करता था, वो ठीक था, वो मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली करता था, एक
डरावा भी देता था और प्यार भी करता था। तो खाने के लिए भी देना, उसमें सब कुछ देना। तो मैंने सुबह और शाम के टाइम वहाँ पे जाके बर्तन साफ कर लिए। एक दिन बर्तन साफ करने का तो मेरे से गिलास टूट गया, तो बोला कहता कोई बात नहीं बेटा, तेरी सैलरी इससे काट दूँगा। तो उस टाइम मैं कम से कम 1200 रुपये वहाँ पे सैलरी लेता था 2 टाइम का बर्तन साफ करने का। तो पापा मेरे स्टिकली थी, उसने कहा कि ये लड़का सुधरेगा तो नहीं, कि उसको अभी छुट्टियाँ हो जाएगी, कोई ना कोई काम लगा देता हूँ। तो मैं ये काम भी किया है। और ऐसा टाइम भी देखा है कि कई बार तो मेरे को घर में इतनी गाली मिल जाती थी कि मेरे को घर में खाना नहीं मिलता, तो मैं कचरे में से उठा के रोटी खाता था। तो बहुत ही अनुभवी जो ये बातें कर रहे हैं, ये वाकई में सच्चाई है। और जब हमने इनसे मिलना था, इनसे बातचीत करनी थी चैनल के लिए, तो इनसे पहले हमने ये सारी जो जानकारी है वो जुटाई है, तथ्य के आधार पर हम यहाँ इनसे बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो गुरु हैं, इनके जो दोस्त हैं, जिन्होंने इनका लास्ट समय तक साथ दिया और आज जो ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आज ये मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर तैनात हैं। और माता पिता को तो गर्व है ही, पर लेकिन इनके साथियों को, इनके दोस्तों को इनके ऊपर बहुत मान है। तो कुछ एक नाम जो इनके जो कामयाबी के पीछे है वो भी ये बताने वाले हैं, तो वही पहले पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों का दौर जो है वो लगातार चलता रहेगा। जी, एक तो सबसे बड़ी बात तो मेरे माँ बाप तो है, क्योंकि उनका मैं इस चीज़ के बारे में बस मैं इतना बोल सकता कि मैं 7 जन तक उनका वो नहीं उतार सकता कि जितना ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए वो मतलब हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हाँ, कि शुरू में हर माँ बाप एक रोक टोक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा हमारा कहीं गलत लाइन में ना चला जाए। जब बच्चा कामयाब होना शुरू हो जाता है तो उनके माँ बाप का सबसे बड़ा सपोर्ट, तो उनका सबसे बड़ा जो मेरा सपोर्ट होता है वो माँ बाप। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मेरा मोटिव है, जो जिसे कहते हैं ड्रीम होता है बच्चे का, या फिर एक बंदे का ड्रीम होता है, या फिर एक बोलते हैं अपनी भाषा में कि एक सपना होता है कि किसके जैसा बना, तो मेरा सपना मैं अपने माँ बाप जैसा बना। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने जितना स्ट्रगल किया ना, मैं लाइफ में उतना नहीं किया अभी तक। हालांकि मेरे को देख के लोग बोलते हैं कि यार ये 23 साल का तो लगता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे 30 साल का है। और कई लोग तो यहाँ तक बोल दिए मेरे मुँह पे कि यार तू इंजेक्शन लेता है या कुछ ऐसे है। एक्चुअली देखो, एक चीज़ मैंने अभी वही बात कह दी दोबारा घुमा के कि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरु बिना गत नहीं। जब आपका दिमाग ही आपका गुरु बन गया है तो आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते में चले हो और आप जुनून में हो, आपके पास आपके सबसे बड़े सपोर्टर बैठे आपके माँ बाप। फ्रेंड सर्कल अलग से आ जाता है। एक माँ बाप की जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ी सपोर्ट है, पर उनका विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो वो एक बात आ जाती है घुमा फिरा के वहीं पे कि आप मतलब कभी ज़िंदगी में उनके लिए विश्वास बना ही नहीं सकते। अब ये तो था मेरा फैमिली से जो सपोर्ट था। अब का जो सपोर्ट है, अभी मेरे जो बिल्कुल खास बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, मैं अभी उनका नाम दूंगा, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ तू कर सकता है। हालांकि ज़्यादा नहीं होता कि बंदा पैसे से मोटिवेट होता है, एक होता बंदा बोलने से भी मोटिवेट होता है। एक बंदा होता है कि हाँ यार तू कर, हम पीछे बैठे हुए हैं, हम देखेंगे तेरी फैमिली को या कुछ है। और उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे ऋषि भारद्वाज जी, जो मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं, जिन्होंने मेरे को अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट किया है। मैं अभी ज़्यादा दिन में इतना बोल सकता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से बैठ के बात कर रहा हूँ या कुछ भी है, यहाँ पे उन्ना में मेरा नाम है जब थोड़ा बहुत भी है, तो उसमें से कम 20% उनका ही हाथ है। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं इतना फेमस नहीं, वो तो होने इतना फेमस कि हाँ यार कि मेरे को सभी दुनिया के इधर हिमाचल या अपना इंडिया में जान रहे हैं, पर इतना हूँ उसकी बदौलत कि मैं अपना हूँ ना पंजाब में मैं इतना फेमस हूँ कि नाम ही बहुत काफ़ी है कि हाँ यार उस लड़के ने बहुत स्ट्रगल किया। और उसके बाद आ जाता ध्रुव राजपूत, और वो भी हमारे बद्दी से है, वो भी उनका भी हाथ इतना ही है जितना ऋषि भैया का है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और वो भी मेरे मतलब बड़ी भैया जैसे है। और सनी जो मेरे मामा जी का लड़का है, छोटे भाई जैसा ही है। और एक मुकेश, वो भी मेरे मामा जी का ही लड़का है छोटा, वो भी मेरे छोटे भाई जैसा है। तो ये और हमारे हरौली से राहुल भैया जी, और अपना यानी कि 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे कि जिन्होंने मेरे को ऐसा मोटिवेट कर दिया कि आज अगर मैं कहूँ कि अब मेरे से मतलब आगे मेरी चैम्पियनशिप क्या है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ या क्या है जो मैं पर्सनल जो चीज़ें मैं इनसे शेयर कर सकता हूँ। और इनका जवाब मेरे को इनकी बातों से मिल जाता है, ना कि ये मेरे को गाइड करते हैं कि डाइट के लिए या कुछ नहीं, पर इनकी बातों से मेरे को जवाब मिल जाता है कि नहीं हाँ
यार मेरे पास मेरे ऐसे दोस्त बैठे हैं जो कहते हैं कि तू कर, तो तू कर सकता है, तो उससे मेरा खुद का अंदर का मनोबल हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, मेरे पास कोई डीमोटिवेट करने वाला बैठा नहीं है। अब तो ये आगे मेरे फ्रेंड सर्कल में। अब आर्मी मेरे सीईओ साहब 199 मीडिया मैनेजमेंट में वो आजकल उत्तराखंड और नैनीताल में है, नरेंद्र नगर के सीईओ साहब है जो हमारे कर्नल मौली प्रसाद जी, और हमारे डोसी साहब लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग जी, और मेरे वहाँ के जो सीनियर है, जो VHM सर जो भी है, उनका सपोर्ट, ये तो मेरा जिसे कहते हैं एक साइड सपोर्ट है। उनका सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि अगर मैं अभी बोल दूँ कि साहब मेरे को फैमिली प्रॉब्लम है, ये चाहिए, 2 घंटे के अंदर वो चीज़ मेरे पास है। क्यों? उनको मेरे पे भरोसा है, और मुझे उनको ये पता है कि वीरू अभी बहुत कुछ कर सकता है, और इसने किया है, क्योंकि मेरे जो जितने भी डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे जमा हुए हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम सीईओ साहब से मिला तो चलो मैं तो हवलदार हूँ, वो कितने बड़े ऑफिसर हैं, और उन्होंने ऐसे हाथ मिलाया और गले मिले, और कम से कम 100 से ऊपर लोग खड़े थे जिनके साथ उन्होंने मेरे को सम्मान किया, 25,000 रुपये दिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए वहाँ पे ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो बड़ा करके दिखाना मेरे को, और मेरे को तेरे पे भरोसा है। तो वो जो 100 बंदे जो यूनिट के हैं, उनका भी मेरे पे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उनसे मेरे को। तो ये मेरे जो मोटिवेशन के जो जितने भी मतलब एक तरह के पावर मिलती है जिनसे, ये मेरे खास बिल्कुल खास है। तो यही मेरे एक तरह से आगे जाके यही मेरे आने वाले टाइम में जैसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्ट दिया। और हमारे साथ सनी जी जुड़ चुके हैं। तो ये तो बात की किसका हाथ था, किन लोगों ने साथ दिया, पर उसके बाद कई बातें और हमें सुनने के है कि बॉडी बिल्डिंग करने के बावजूद भी बॉडी बिल्डिंग का जो स्टेज है वो तो कर ही रहे, साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्होंने जो कुश्तियाँ होती हैं जिसे माली कहते हैं, हम हर गांव में होती है, वहाँ भी इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इनको वहाँ क्यों जाना पड़ता है, या इनका वहाँ जाकर क्या इनको जो बेनिफिट्स होते हैं या क्या नुकसान होता है, या इनको क्या वहाँ जाके कितनी खुशी मिलती है। तो उसके बारे में सारा आज इनसे पूछते हैं कि जी आप सुना है कि आप कुश्तियाँ भी खेलते रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हिमाचल में भी आप कई जगह जाते हैं, आप लोग स्पेशल आपको बुलाते हैं, तो कैसा फील होता है? ये बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। पहली बात तो जो मतलब कॉम्पिटिशन स्टेज के अलग हो जाता है एक तरह से, ये तो स्टेज पे कुछ और बात है और एक पब्लिक के बीच में कुछ और बात होती है। तो ज़्यादातर हिमाचल की जितनी बेस्ट कुश्ती होती है यहाँ पे, जैसे गरुआ हुआ और अपना विंटर कुश्ती हुई और बसाल कुश्ती हुई, तो उधर मतलब जाके मतलब एक पोजिंग करना और पब्लिक के बीच में उनका मतलब एक तरह से रोब मिल जाता है कि हाँ पब्लिक कितना प्यार करती है कितना नहीं है। तो ये वहाँ पे जाके कोई नुकसान तो नहीं है मेरा वहाँ पे, पर वहाँ पे जाके मेरे को इतना मतलब अच्छा फील होता है कि लोग प्यार करते हैं इतना और बुलाते हैं, खुद घर गाड़ी भेजते हैं। और स्पेशल तो मेरे जो गरुआ की कुश्ती होती है, ये आज शायद इस साल मार्च में फिर से है, तो मैं फिर से वहीं पे मतलब हर साल मेरे को वहाँ पे बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये तो होगी कुश्ती की बात, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि आजकल शॉर्टकट बॉडी बिल्डिंग में जो है लोग, जो आज की युवा पीढ़ी है वो शॉर्टकट अपनाकर एक मंच हासिल करना चाहती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब खुलासे होते हैं तो उनके पीछे की दास्तां कुछ और ही निकलती है। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी आजकल का जो देखो क्रेज़ सभी को है बॉडी बनाने का, हर कोई चाहता है कि 6 पैक है, वो अच्छे मसल्स दिखे, अच्छा सा मतलब बॉडी एक फिटनेस के लिए भी चाहते हैं और एक चाहते हैं कि एक बॉडी बिल्डर भी बनना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने। बिकॉज जो शॉर्टकट का रास्ता वो तो हर किसी को पता है कि आजकल के टाइम में शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो सही नहीं होता। मुझे इस लाइन में कम से कम 12-13 साल हो गए। और जो बात रही आपने जो आपने अभी कहा शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ये होता है कि आजकल लड़के लेते हैं डॉप, जो डॉप बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। बॉडी तो बन जाती है, तो लास्ट में जो बंदा 10 साल जीने वाला होता है, बच्चे होते जीने के, उसके कम से कम रह जाते हैं 6 साल, तो 4 साल जिसे कहते हैं खत्म। जो 6 साल बचे हैं वो 6 साल होते हैं उसके एक तरह से अंदर से पूरा धीरे धीरे बनना चाहिए। तो मैं इतना सलाह दूंगा कि अगर आपने लेना है तो आप बिल्कुल गाइडेंस से लें, डॉक्टर की सलाह से, विदाउट डॉक्टर की सलाह से कोई डॉप आप मत लें। क्यों? आजकल के टाइम में जो जनरेशन है उनको नॉलेज नहीं है, और जो जिसको नॉलेज होती है उसको पता है कि उसको कहाँ से शुरू करना और कहाँ तक लेके जा रहा है। और मैं खुद इस बात को कभी किसी को इस चीज़ के लिए गाइड नहीं करता डॉप के लिए, क्यों? इसके नुकसान आगे जाके बहुत खतरनाक है, जो भविष्य में जाके आपका जिसे कहते हैं एक तरह से फैमिली
ख़त्म। जैसे मैं अपनी भाषा में यही कहूँगा कि एक तरह से फैमिली रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, लास्ट में। तो इसलिए मैं इस लोग के लिए तो बस इतना कहूँगा कि बच्चे आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ से जितना ज़्यादा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो आपने अपने जो बोला है कि इस चीज़ से दूर है, पर लेकिन जिला ऊना लगातार नशे की चपेट में आता जा रहा है। पीछे भी काफ़ी जो है हादसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में सनोली मज़ारा का एक युवक है जो ओवरडोजिंग के कारण जिसकी मृत्यु हो गई, और जिसके कारण पूरे आसपास के 5 लोगों की पंचायतों ने इकट्ठ होकर एक फैसला लिया कि जो भी नशा बेचेगा हम उसके खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस प्रशासन तो बाद में आता है। तो नशे को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, नशे के लेके मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपने माँ बाप जिन्होंने आपके लिए इतने सपने सजा रखे, और ये मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ कि ऊना में इतना ज़्यादा नशा बढ़ चुका है। पहले कहते थे कि उड़ता पंजाब, तो आप समझ ही गए होंगे इसके उल्टा क्या हो चुका है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके युवा पीढ़ी को कि नशे से दूर रहें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। अब ज़्यादा नहीं है तो कम से कम अपने माँ बाप की तरफ और उनके सपनों की तरफ देख के चलें। अगर नशा करके आप हीरो बन रहे हो, ठीक है, तो भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप इन चीज़ों से हीरो बनती तो सिर्फ आजकल बॉलीवुड में अच्छी लगती है, वो रियल लाइफ में नहीं अच्छी लगती। रियल लाइफ में तो आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। आधे से ज़्यादा आजकल युवा ये सोचते हैं कि शायद उनमें सिगरेट डाल के या फिर तम्बाकू खा के तो मतलब हीरो बना जा सकता है, पर मेरे हिसाब से आप अच्छी मेहनत करो, अच्छी मेहनत करके अच्छी बॉडी बनाओ। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स किसी भी गेम में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो, तब आपको लोग खुद ब खुद हीरो कहने लगते हैं। तो एक हमने वाक्य लिया था आपसे आपके बचपन का, जब आप 8वीं क्लास थे, और सुनने में आया कि आप सिर्फ मात्र 10 क्लास तक पढ़े हैं। जी, फिर भी आज आप यहाँ पर पहुँचे, और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये मुकाम जो है वो सिर्फ आपने अपने बलबूते पे हासिल किया है, या ना कि किसी प्रदेश सरकार ने, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने आपका साथ दिया, ना ही कोई आरक्षण के तहत आपकी भर्ती हुई। तो 10वीं से लेके क्लास 10वीं से लेके आज तक के सफ़र में कोई ऐसा मुकाम हो जहाँ पर आपको लगे कि नहीं अब मैं एक अच्छी जगह, एक अच्छे पायदान पे पहुँच गया हूँ, तो कोई ऐसा वाक्य? ये अभी तक ऐसा कोई वाक्य नहीं मेरे, क्यों? क्योंकि अभी मेरे को वो करना है जो अभी तक किसी ने किया। एक तो बोलते हैं ना कि एक आदमी सोचता है कि हाँ अब मेरे को आर्मी सरकारी नौकरी मिल गई है, अब मैं शादी कर लेता हूँ, अपनी फैमिली देखता हूँ, और गेम क्या करना, गेम तो होगी अब जितनी होनी थी, अब मेरे को अपना घर बनाना है, ऐसे करना है। और जो रियल बात तो ये है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं। अभी मेरे को इस साल में कई सरप्राइज़ दूंगा मैं, हालांकि मैं उस चीज़ के लिए कोई शो नहीं कर रहा कि हाँ मैं शो कर दूंगा कि हाँ अभी मैं ये जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। वो मैं सरप्राइज़ दूंगा, आपसे फिर मिलूंगा उस टाइम में। और तो नहीं, इसमें एक बात और पूछूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि मैं अपने घर के लिए, मैं अपने जिला के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या करूं। तो ऐसे कुछ एक सपने आपने भी संजोए होंगे, तो आने वाले समय में क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिसका बेसब्री से हमें भी इंतजार रहेगा? वैसे तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पर कुछ ऐसा आप बताएं, कुछ कम से कम इस चैनल के माध्यम से एक दिल की आवाज़ जो है वो जाहिर ज़रूर करें। देखो मेरा तो मैसेज बस इतना है आप लोगों के लिए कि बस आप इंतज़ार करो 2019 लास्ट तक का, ठीक है, अगस्त तक का, अगस्त तक का इंतज़ार करो। और दूसरी बात, हाँ ये तो आपने सही बात कही कि एक सपना होता है हर किसी का, घर के लिए, जिला के लिए, कुछ भी है। जिला और प्रदेश के लिए तो मैं कर चुका हूँ, जो करना है जितना मेरे से हो सकेगा, और मुझे इस बात का घमंड भी नहीं है कि मेरे के बाद कोई नहीं कर सकता इस चीज़ पर इतना खुशी महसूस करता हूँ और इतना गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ कि मैंने वो काम किया है जो शायद कोई कर सकता है, वो भी इतना नीचे से लेके ऊपर तक। अब बात आ जाती है घर की। देखो माँ बाप का कर्ज तो कोई उतार नहीं सकता, हाँ उनके लिए मैं इतना जरूर कर जाऊँगा कि वो कहीं भी चले तो फक्र से गर्दन ऊपर रहे, जो कि एक हर माँ बाप का होता है कि अगर वो जाए तो उनका मतलब बच्चे का नाम दे कि हाँ ये उनके माँ बाप है। हालांकि मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस साल में मैं इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ और उसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। और अब एक नाम आएगा, वो ऐसा नाम आएगा कि आप भी कहोगे कि मैंने किसी टाइम इस बंदे का इंटरव्यू लिया।
धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। और हम भी आपको शुभकामनाएं अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से देते हैं कि आप उस मुकाम पर पहुंचे और देश प्रदेश का नाम लगातार ऊंचा करें। लेकिन आपके साथ ही कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपके जो मित्र हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो क्या कहते हैं आपके बारे में, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सनी जी जुड़ चुके हैं जो इनके काफ़ी कायर हैं और इनकी हर बात मानते हैं और एक तरह से अपने वीरेंद्र जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और वीरेंद्र जी भी कहीं ना कहीं छोटे भाई की तरह उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरह के पैंतरे दाव और अलग अलग खूबियाँ बता रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े और इस देश का नाम ऊंचा करे। तो आइए सनी जी से जानते हैं कि उनका वीरेंद्र जी को लेकर क्या कहना है। जी सनी जी, क्या बोलना चाहेंगे सनी? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ और इनकी गाइडेंस से ही मैं आगे चल रहा हूँ। और कुछ यहाँ तक आप भी पहुँचे हैं, आपका भी जो शरीर है वो हमें भी दिख रहा है कि आप भी इस मुकाम पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सीखा, क्या है, क्या कैसे मार भी पड़ी है कभी आपको इनसे? नहीं, मारा तो उन्होंने कभी नहीं है, पर मैंने इनको हमेशा अपने गुरु की तरह माना हुआ है और इनके कहने पर मैं चलता हूँ। तो ये हमारे साथ सनी जी थे जिन्होंने बताया, और उसके साथ हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी से पूछते हैं कि अमित जी का क्या कहना है, क्योंकि वर्तमान में अमित जी यहाँ पर फिटनेस पॉइंट, मैं आपको फिर से नाम दोहरा के बता रहा हूँ, फिटनेस पॉइंट के नाम से एक जिम चला रहे हैं। इनका एक जिम जो है वो मैनपुर में भी है। और अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, हरोली में इनका जो एक है वहाँ भी ये जो है वो जिम चला रहे हैं और युवाओं को एक अच्छी राह पर चलने का प्रयास जो है इनके माध्यम से ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमित जी से बात करेंगे। पहले तो मैं यही कहूँगा कि वीरू भाई, जिनको हम ऐसे वीरेंद्र बोलते हैं, हम शुरू से वीरू भाई ही बोलते हैं। और सबसे पहले मैं इनके अंदर ही 6 मंथ जो है मैंने इनके पास ही ट्रेन हुआ था जब मैंने स्टार्टअप भी करा था अपना जिमिंग। तो उसके बाद इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ, इनकी काफ़ी स्टोरी सुनी। इन्होंने बताया मेरे को 9 साल हो गए यार अमित लगा हुआ हूँ मैं, वहीं पे बेंच पे सो जाते थे सारा दिन जिम पे। मैंने देखा हो इनका कहीं नहीं इन्होंने घर जाना, बस एक शर्ट होती थी खुली, कहीं से फटी गई इधर, बस इन्होंने आना अपना जिम में, वहीं हमें बता के वहीं पे इन्होंने सो जाना सारा दिन। शाम को सुबह शाम बस ये जिम में मिलते थे, वहीं नहाते धोते थे। घर भी मैंने देखा नहीं, मैं किसी भी जाते होंगे। तो आज कैसा फक्र महसूस करें, आज ये एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, पूरे भारत में इनका नाम जो डंका है वो बज रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, इसकी तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी है। हम सबको मोटिवेट करते हैं, जितने भी न्यू कमर्स हम फोटो दिखाते हैं, देखो ये वही है जो पहले इनका जो अस्तित्व कुछ नहीं था उन्ना में, आज देख लो इनको पूरा उन्ना क्या पूरा अपना इंडिया में जो है इनको जाना जाता है। और मैंने कहा सीखो इनसे कुछ आगे, अगर बढ़ना है तो आपको इन्हीं से मोटिवेशन मिलेगी। क्यों किसी को देख रहे हो, पहले अपना बंदा देखो जो आगे निकल। कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर का काम ये कर रहे हैं आपके लिए। जी बिल्कुल सेम वही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने आगे जो है इतना बड़ा अभी मुकाम हासिल कर चुके हैं कि और लोगों को भी जो अभी न्यू कमर्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी हम यही गाइडेंस देते हैं कि कुछ करो, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। नहीं तो पहले जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज था वो बिल्कुल जीरो था हिमाचल में। अगर ये ना होते या अगर हमें आगे गाइड करने वाले ना होते तो शायद हम आज ये मुकाम पे नहीं होते। इसीलिए हमने फिर आगे अपनी ब्रांचेस खोली जिनकी अभी 2 चल रही है, ताकि और बच्चे जो है नशों की तरफ कम जाए और बॉडी बिल्डिंग साइड कम जाए। अगेन यही कहूँगा कि वीरू भाई जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमें भी कोई दिक्कत आती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमें हर जगह इनका हैंड मिल जाता है। तो मेन यही है खास बात इनकी। अमित जी ने विस्तार से चर्चा की, जानकारी दी इनके बारे में। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक नाम और लिया गया था, ऋषि भारद्वाज। कहीं ना कहीं ऋषि भारद्वाज जो नाम है चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी समय से ऋषि भारद्वाज जी के भी चर्चे हमें सुनाई दे रहे हैं। तो आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है, आज जो ये बातचीत हो रही है वीरू भाई से, तो कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान है। और ऋषि जी से जानेंगे क्योंकि इनके एक तरह से फ्रेंड भी हैं, बैक सपोर्टर भी हैं और हर तरह की वीरू भाई की सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आइए ऋषि जी से जानते हैं कि किन हालातों में और क्या क्या इनको आशाएं थी और क्या वो आज इनकी आशाओं पर खरा उतरे हैं। तो बात करते हैं वीरू भाई से, ऋषि भारद्वाज जी से। सॉरी, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप 24/7 का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारे हिमाचल के एथलीट बहुत ही फेमस वीरेंद्र कुमार जी का इंटरव्यू लिया है। तो 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनका नाम बना है हिमाचल में, इनकी मेहनत से बना है, क्योंकि इनमें एक जुनून है जो हम लोगों को दिखता है और हम इनसे प्यार करते हैं। और मैं इनको 8 साल से जानता हूँ और मैं इनको अपना दोस्त नहीं भाई मानता हूँ, क्योंकि एक भाई ही भाई को अच्छी राह दिखाता है। दोस्त तो चलो साथ चलते हैं और भाई बिल्कुल साथ जुड़ के रहता है, दोस्तों के से ऊपर ही होता है भाई। और मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि मुद्दा ही लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस खुदा ने इसको इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचाया है और इतना अच्छा नाम इसने हिमाचल में बनाया है, और मेरे को आशा है कि ये आगे भी ऐसे हिमाचल का नाम रोशन करेगा और बॉडी बिल्डिंग को ऐसे स्तर पर लेकर जाएगा कि लोग इनके नाम की प्रेरणा करेंगे और यही कहेंगे कि कोई वीरेंद्र कुमार है और उसने हिमाचल का नाम रोशन किया है। तो ये ऋषि भारद्वाज जी थे जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे और वही जो सच्चाई थी वही बयां किया। कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार फिर से माइक में देना चाहूँगा। मैं इसे हमेशा ही कहता आया हूँ और वो शायरी में आज इनके सामने आपके चैनल के थ्रू रूबरू करूँगा कि मत कर इतना अपने आप पर गरूर है मेरे दोस्त, रोज़ तकदीर बदलती है, शीशा तो वही रहता है मेरे दोस्त, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि वो शीशा इसके अंदर है, बस ऐसे ही तस्वीर बना के हिमाचल का नाम रोशन करे और भगवान इनको इसकी बुलंदियों पर लेकर जाए। तो ये आज का इंटरव्यू इस समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो काफ़ी कुछ हमने जाना वीरू भाई वीरेंद्र कुमार, हवलदार वीरेंद्र कुमार। तो बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हुए एक बार फिर से आप सभी से इजाज़त लेते हैं और जल्दी एक नई सेलिब्रिटी से जल्दी ही मिलने का मैं आपके साथ वादा करके जाता हूँ। और अगला इंटरव्यू आपको फिर अगले संडे दिखाया जाएगा और उसमें भी प्रदेश की बुलंद आवाज़ उनका जो हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो वो उनसे भी हम 2-4 बातें उनके जीवन को लेकर, उनकी कामयाबी को लेकर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आपका सहयोगी पंकज कतना 247 सुपरफास्ट KS के लिए।